हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है वैभव और आप लोग देख रहे हैं करियर मित्रा के यूट्यूब चैनल को। दोस्तों, आज के इस वाले वीडियो में हम लोग उत्तर प्रदेश का जो करंट अफेयर है पूरे एक साल का उसको कवर अप करेंगे। और जो ये बुक है ये है आपकी दृष्टि 2024, जो आपकी घटना चक्र वालों की बुक है। और इस बुक का यहाँ पर हम लोग समरी देखेंगे। हम लोग एग्जैक्टली यहाँ पर जो पीडीएफ है उस पीडीएफ को रीड आउट नहीं करेंगे, यहाँ पर हम उसका समरी देखेंगे और जितना इंपॉर्टेंट है वो सारी चीज़ें कवर अप करते हुए चलेंगे। ठीक है। सो अगर आपने अभी तक स्टार्ट ना किया हो इस बुक को कवर अप करना करियर मित्रा के माध्यम से, ज़रूर करिए, बहुत ज़्यादा आपको बेनिफिट होगा। सो आइए शुरू करते हैं आज के अपने सेशन को। इस लिंक को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स में भी, ताकि वो भी पूरे एक साल का करंट अफेयर जो है उसको कवर अप कर पाएँ। चलिए शुरू करते हैं। और यहाँ पर जो हमारा सबसे पहला आर्टिकल है जिसमें हम लोग यहाँ पर बात करेंगे, जो पूर्णतः बालिकाओं के लिए पहला सैनिक स्कूल है, यहाँ से। ठीक है। चलिए अब एक एक करके देखते चलिएगा। कोई भी अगर समस्या परेशानी आए पूरे इस लाइव सेशन के दौरान, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि क्या आपको दिक्कत आ रही है। आप लाइव चैट यहाँ पर कर सकते हैं मुझसे, कोई भी बात हो उस बात को आप पूछ सकते हैं। इसके अलावा इस पीडीएफ को अगर आप चाहते हो तो इस पीडीएफ को आप प्राप्त कर सकते हैं। इस पीडीएफ को आप टेलीग्राम जो चैनल है हमारा वहाँ से ले सकते हैं। ठीक है। चलो शुरू करते हैं। बात करते हैं सबसे पहले जो हमारा आर्टिकल है जिसमें हम बात करेंगे पूर्णतः बालिकाओं के लिए जो पहला सैनिक स्कूल है इसके बारे में। सो ये सैनिक स्कूल कहाँ पे खुला, किसने इसका उद्घाटन किया, इस सब के बारे में देखेंगे। इसका नाम क्या है? संविद गुरुकुलम बालिका सैनिक स्कूल। लोकेशन की बात करें कि कहाँ पर इसको जो है स्थापित किया गया है, तो वो है आपका वृंदावन मथुरा। उसका उद्घाटन किसने किया? तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, इनके द्वारा इसको जो है इसका उद्घाटन किया गया। और कौन सी परियोजना है जिसके तहत इसको स्थापित किया गया है? ये परियोजना कौन सी है जिसमें 100 सैनिक स्कूल पूरे हिंदुस्तान में खोले जाने हैं, जो अलग अलग स्टेट्स हैं, जो यूनियन टेरिटरीज हैं उनमें। ठीक है। यहाँ पर आगे बात करें कि देश में जो सैनिक स्कूल हैं इनको खोलने की परंपरा क्या रही है। तो सबसे पहला जो स्कूल था वो कब खोला गया और कहाँ पर खोला गया? पहला स्कूल 1960 में खुला लखनऊ में। उस टाइम पर यूपी के जो सीएम थे उनका नाम था डॉक्टर संपूर्णानंद, इनके द्वारा जो है इसको स्थापित किया गया था, जो पहला सैनिक स्कूल था। इसके बाद आगे इसमें देखें कि प्रधानमंत्री की जो अयोध्या यात्रा रही उसके संबंध में क्या कुछ इस बुक के अंदर गिवन है। तो सबसे पहली चीज तो यही कि ये जो यात्रा रही प्रधानमंत्री की, तो ये कौन सी तारीख को रही? ये तारीख काफी इंपॉर्टेंट है, 30 दिसंबर 2023। ठीक है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इस ड्यूरेशन में प्रधानमंत्री ने पहली अमृत भारत ट्रेन दरभंगा अयोध्या आनंद विहार टर्मिनल अमृत भारत एक्सप्रेस इसको रवाना किया था। इसके साथ कई और ट्रेनें थी, अमृत भारत ट्रेनें और वंदे भारत ट्रेनें, जिनको भी हरी झंडी दिखाकर प्रधानमंत्री ने रवाना किया। तकरीबन 11,100 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन किया और 4600 करोड़ रुपए की परियोजनाएं थीं जिनका शिलान्यास किया गया। इसके अलावा पुनर्विकसित अयोध्या धाम जंक्शन रेलवे स्टेशन का उद्घाटन नरेंद्र मोदी ने किया। इसके अलावा महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो नवनिर्मित अयोध्या हवाई अड्डा है, उसका उद्घाटन किया गया। 4 नवविकसित सड़कों का यहाँ पर उद्घाटन किया। ये वो सड़कें हैं जो कि श्री राम मंदिर तक पहुँचने के लिए इनको बनाया गया है। इसमें राम पथ है, भक्ति पथ है, धर्म पथ है और श्री राम जन्मभूमि पथ है। ये अलग अलग 4 ऐसे पथ हैं। ठीक है, मतलब इन 4 ऐसी सड़कें हैं जिनका यहाँ पर नामकरण किया गया है। इसको भी जरूर याद रखिएगा, क्योंकि एग्जामिनेशन में आपसे ये पूछा जा सकता है कि इसमें से कौन सी ऐसी सड़क है जिसका निर्माण किया गया है इस पूरे ड्यूरेशन में। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं काशी तमिल संगमम की। इसका जो पहला संस्करण रहा ये वर्ष 2022 का पहला संस्करण था। 2023 में 17 से 30 दिसंबर 2023 के बीच में इसको आयोजित करा गया। आयोजन स्थल नमो घाट, वाराणसी। आयोजनकर्ता मंत्रालय की बात करें तो केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने दूसरे जो और मंत्रालय हैं उनके सहयोग से इसका पूरा आयोजन किया। यहाँ पर कार्यान्वयन एजेंसी की बात करें तो इसमें आपको आईआईटी मद्रास और बीएचयू, इन दो के नाम याद रखने हैं। इन दोनों ने मिलकर इसको जो है इम्प्लीमेंट किया। उद्घाटनकर्ता नरेंद्र मोदी, और इस अवसर पर मोदी ने कई तमिल साहित्य कृतियों का बहुभाषा और ब्रेल अनुवाद जारी किया। यानी कि जो तमिल साहित्य है, साहित्य की कृतियां हैं, उनको जो है अलग अलग भाषाओं में उनका अनुवाद हुआ था, उसको इन्होंने जारी किया और ब्रेल लिपि में भी उसको जारी किया गया। कन्याकुमारी वाराणसी तमिल संगमम ट्रेन, इसको हरी झंडी दिखाकर नरेंद्र मोदी ने रवाना किया। ये सारी चीजें हैं जो आपको यहाँ पर इनके बारे में याद रखनी है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं,
बात करते हैं स्वरवेद महामंदिर, इसका उद्घाटन, जो कि विश्व का सबसे बड़ा ध्यान केंद्र है। ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आपका समीक्षा अधिकारी का पेपर हुआ था, तो आई थिंक कि आपने देखा होगा उसमें कि कितने सारी चीजें जो है यहाँ से इस पीडीएफ के माध्यम से आई हैं, इस बुक के माध्यम से। इसकी तिथि की बात करें तो 18 दिसंबर 2023 ये इसकी तिथि रही। लोकेशन की बात करें तो वाराणसी। और ये जो मंदिर है ये महर्षि सदाफल देव की शिक्षाओं उपदेशों का प्रतीक है। एक बार कमेंट सेक्शन में आप लोग ये बताना कि स्ट्रीमिंग में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, आपको आवाज जो है वो क्लियर आ रही है कि नहीं। ये 2 पॉइंट मैं जरूर चाहूंगा कि आप लोग यहाँ पर बताएं। ठीक है। इसके बाद स्वरवेद की बात करें तो ये एक आध्यात्मिक ग्रंथ है जिसकी रचना किसने करी? संत सदाफल देव जी महाराज ने, जो कि विहंगम योग संस्थान के प्रणेता हैं। इन्होंने इसको स्टार्ट किया था, विहंगम योग संस्थान को। उद्घाटनकर्ता नरेंद्र मोदी। इसके अलावा बात करें इस इमारत के बारे में तो 7 मंजिल इमारत है ये। ऊंचाई तकरीबन 180 फीट है। इसकी संगमरमरी दीवारों पर स्वरवेद के 4000 दोहे लिखे हुए हैं। वहीं वेद, उपनिषद, रामायण, गीता और महाभारत, इन सब के जो संदेश हैं उनको चित्रों के माध्यम से इसकी दीवारों पर उकेरा गया है। इसके बाद आगे बात करें लेक क्वीन क्रूज की, तो बात यही होती है सबसे पहले कि ये कहाँ पर और किसने इसका लोकार्पण किया। ठीक है। तो इसके लोकार्पण की बात करें तो इसका जो लोकार्पण हुआ वो कहाँ पर हुआ? आपका गोरखपुर में। गोरखपुर में कहाँ पर? रामगढ़ ताल में, योगी आदित्यनाथ के द्वारा। उत्तर प्रदेश में इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी के गठन के माध्यम से राप्ती, सरयू, यमुना और गंगा नदी में क्रूज सेवा को बढ़ावा दिया जा रहा है। अच्छा देखो, आगे हम बढ़े, बात करें 42वें रामायण मेले की। इससे पहले एक चीज मैं यहाँ पर आप लोगों से जरूर कहूंगा कि आप लोग अगर समीक्षा अधिकारी का पेपर अगर आपने दिया है तो आपको काफी सारी चीजें क्लियर हुई होंगी। घटना चक्र के माध्यम से आप बहुत सारे क्वेश्चंस उसमें अटेम्प्ट कर सकते थे, बट घटना चक्र को इजीली सारी चीजें पढ़ना, क्योंकि बुक्स काफी मोटी मोटी हैं स्पेशली हिस्ट्री की। सो उन सब का समराइज्ड वर्जन भी अगर आप देखना चाहते हो एकदम इजी वे में, तो आप यहाँ पर हमारे इस चैनल के माध्यम से उसको कवर अप कर सकते हो। सारी चीजें आपको यहाँ पर जो है मिलेंगी। और उन मतलब उस पीडीएफ के माध्यम से, जो एकदम समराइज्ड पीडीएफ रहेगा, उसके माध्यम से आप इजीली पूरी बुक को मल्टीपल टाइम्स रिवाइज कर सकते हो। अगर आप लोग अब आने वाला जो आपका उत्तर प्रदेश का जो समीक्षा अधिकारी का एग्जाम है उसमें अगर आप लोग काम करना चाहते हो, उसमें अच्छा पेपर करना चाहते हो, उसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि चैनल के साथ में आप तुरंत जुड़ जाओ। और ये जो बुक है इसका भी यहाँ पर एकदम समराइज्ड वर्जन आपको मिलेगा और सारी चीजें आपको एकदम क्लियर होंगी। तो ये चीज आप कर सकते हो। ठीक है। चलो बात करते हैं 42वें रामायण मेले की। तो आयोजन कहाँ पर हुआ? अयोध्या में। और इसका आयोजन हर साल किया जाता है। पहली बार कब करा गया था? 1982 यानी कि 1982 में। और उस टाइम पर यूपी के जो मुख्यमंत्री थे उनका नाम क्या था? श्रीपद मिश्रा। सॉरी। तो ये चीज याद रखनी है। इसके बाद आगे बात करें रामायण क्रूज सेवा की। तो किसने और कहाँ मतलब इसको शुरू करने संबंधी एक बैठक हुई थी, उसका आयोजन किया। तो डॉक्टर मनसुख मांडविया इनकी अध्यक्षता में एक बैठक हुई। कहाँ पर? अयोध्या में। जिसमें इस पर पूरी चर्चा हुई रामायण क्रूज सेवा पर। और ये उत्तर प्रदेश में सरयू नदी जो है उस पर पहली लग्जरी क्रूज सेवा होगी। सो पहली है, इसलिए काफी इंपॉर्टेंट है। अयोध्या तो इस टाइम पर एकदम लाइमलाइट में है और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे जरूर पूछे जाएंगे। इसके बाद आगे बात करते हैं उत्तर प्रदेश अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण की। तो उद्देश्य क्या है इसका? जो एक विधेयक है आपका उत्तर प्रदेश अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण विधेयक 2023। तो उद्देश्य क्या है? ताकि उत्तर प्रदेश अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण इसका गठन किया जा सके। प्रस्तावित प्राधिकरण में अध्यक्ष पद पर नियुक्त किसको किया जाएगा? सो मुख्यमंत्री करेंगे। किसको? या तो जो परिवहन मंत्री हैं इनको नामित करेंगे, या फिर इस क्षेत्र से संबंधित विषयों में जिनकी विशेषज्ञता है ऐसे किसी व्यक्ति को जो है यहाँ पर नॉमिनेट करा जाएगा। किसके द्वारा? प्रधानमंत्री, उसके मुख्यमंत्री के द्वारा, यानी कि योगी आदित्यनाथ के द्वारा। अच्छा, उत्तर प्रदेश में बात करें कि कुल कितने राष्ट्रीय जलमार्ग स्थित हैं, तो टोटल कितने हैं? 11। एकदम समरी अब देख रहे हो, बहुत इजीली आप सारी चीजें कवर अप कर सकते हो। सो इस पीडीएफ को अगर लेना चाहते हो टेलीग्राम पे जुड़ जाना, कल आपको इसका पीडीएफ अवेल करवा दिया जाएगा। पहला दूरसंचार उत्कृष्टता केंद्र, ये कहाँ पर इसको खोला जाएगा? सो आईआईटी रुड़की में, सहारनपुर उत्तर प्रदेश में। और ये देश का पहला ऐसा केंद्र होगा, मतलब अपने आप में ये अनूठा रहेगा। इसके बाद बात करें इसी में, तो ये जो केंद्र है ये 5G को, कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस,
इससे संबद्ध करने और 6G को लॉन्च करने पर शोध संचालित करेगा। ये इसका काम होगा इस उत्कृष्टता केंद्र का। नेक्स्ट बात करें जीआई टैग के संदर्भ में उत्तर प्रदेश का दूसरा स्थान। अब इसमें क्या कुछ है, तो उत्तर प्रदेश के चार उत्पाद हैं, चार प्रोडक्ट हैं जिनको जीआई टैग दिया गया। एक है आपका बागपत होम फर्निशिंग, दूसरा है आपका अमरोहा ढोलक। अगर हम इस ढोलक की बात करें तो इसको बनाने में आम और शीशम की लकड़ी का यूज होता है और जानवरों का चमड़ा जो है उसका इस्तेमाल किया जाता है। काल्पी का हस्तनिर्मित कागज, इसे बनाने में अपशिष्ट कागज यानी कि जो वेस्ट कागज होता है और जो कपड़े हैं, ठीक है, इनका यूज किया जाता है। इसके बाद चौथा प्रोडक्ट है आपका बाराबंकी हैंडलूम। और इसी के साथ जब उत्तर प्रदेश को ये चार जीआई टैग जो है प्रदान किए गए, इसके साथ ही उत्तर प्रदेश जो है जीआई टैग प्राप्त करने के संदर्भ में दूसरे स्थान पर आ गया है। वहीं पहले स्थान पर कौन सा है आपका स्टेट, तमिलनाडु। कांगड़ा चाय की बात करें, ये हिमाचल प्रदेश की है। इसे भी अप्रैल 2023 में यूरोपियन यूनियन द्वारा संरक्षित भौगोलिक संकेतक यानी कि जीआई टैग ये दिया गया था। 2005 में कांगड़ा चाय को भारतीय जीआई टैग प्रदान किया गया था। इसके बाद आगे बात करते हैं अयोध्या की। तो सबसे पहले बात करें अयोध्या दीपोत्सव 2023 की। आप लोगों ने 100% न्यूज चैनल्स पर इसके बारे में बहुत कुछ देखा होगा। टोटल कितने दीपक जलाए गए, तकरीबन 22,23,000 दीपक यहाँ पर जलाए गए, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में ये दर्ज हो चुका है। अयोध्या में निम्न संस्थानों की स्थापना और विकास किया जाएगा। इसमें है आपका भारतीय मंदिर वास्तुकला संग्रहालय, अंतर्राष्ट्रीय अयोध्या रामायण एवं वैदिक शोध संस्थान, और ये जो है आपका अयोध्या शोध संस्थान 1986 में जो स्थापित था उसका विस्तारित रूप है ये। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें तो अयोध्या श्री मतलब उत्तर प्रदेश श्री अयोध्या जी तीर्थ विकास परिषद, इसका गठन जो है वो किया जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट एक पर्सनैलिटी है जिनका नाम है सौम्या माथुर। ये काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पूर्वोत्तर रेलवे की महाप्रबंधक बनने वाली पहली महिला है। उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें पूर्वोत्तर की, तो पूर्वोत्तर रेल जोन इसका जो मुख्यालय है ये कहाँ पर है, गोरखपुर में। ये दोनों ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है, सौम्या माथुर का नाम जरूर याद रखिएगा। इसके बाद उत्तर प्रदेश जनजाति संग्रहालय की बात करें, 3 जगह संग्रहालय खोले जा रहे हैं, मिर्जापुर में, सोनभद्र में और महाराजगंज में। एग्जैक्टली अगर पूछे कौन से गांव में, तो अतरेला पांड्या ग्राम ये मिर्जापुर का है जहां पर एक जनजाति संग्रहालय खुलेगा। इसके अलावा मारकुंडी ग्राम सोनभद्र में और कुंसरेवा ग्राम महाराजगंज में, इन 3 जगह पर खुलेगा। तो कम से कम ये जिले जरूर याद रखिएगा और मैं सजेस्ट करूंगा कि आप ये ग्राम के नाम भी याद रखें। इसके बाद आगे बात करते हैं 3 नए राज्य विश्वविद्यालय की, ठीक है, स्टेट यूनिवर्सिटी। तो किस अधिनियम में संशोधन के बाद 3 नए राज्य विश्वविद्यालय इनकी स्थापना की जाएगी, तो ये जो विधेयक था ये उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973, इसमें संशोधन किया गया है, जिसके बाद जो है माँ पाटेश्वरी देवी राज्य विश्वविद्यालय गोंडा में, माँ विंध्यवासिनी राज्य विश्वविद्यालय मिर्जापुर में और उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय मुरादाबाद, इन 3 अलग अलग ये जिले हैं जहां पर ये राज्य विश्वविद्यालय खोलेंगे। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय अधिनियम 2019, इसमें भी संशोधन किया गया, जिसके बाद एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है आपका एसकेएस अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय, ये खुलेगा कहां पर, मथुरा में। 4 नए निजी विश्वविद्यालयों की बात करें तो उसके लिए एक मतलब किसकी अध्यक्षता वाली समिति ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दी ताकि 4 नए निजी विश्वविद्यालय खोले जा सकें। सो इसकी अध्यक्षता करी थी समिति की मुख्य सचिव जो दुर्गा शंकर मिश्रा जी हैं उनके द्वारा। अब ये जो 4 नए विश्वविद्यालय होंगे, इसमें केडी विश्वविद्यालय मथुरा का, गांधी विश्वविद्यालय झांसी, अजय कुमार गर्ग विश्वविद्यालय गाजियाबाद और चंडीगढ़ विश्वविद्यालय उन्नाव में। तो ये 4 नए निजी विश्वविद्यालय रहेंगे। इसके बाद आगे बात करते हैं पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय का निर्माण किस जिले में किया जाना प्रस्तावित है, तो ये खुलेगा आपका गोरखपुर में। और यह जो है पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान अनुसंधान एवं गौ अनुसंधान संस्थान मथुरा से संबद्ध होगा। चलिए आगे देखते हैं। ये जितने पॉइंट आप देख रहे हो यहीं से आपको एग्जामिनेशन में क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा यूपी करंट अफेयर्स से। तो उत्तर प्रदेश पीसीएस के लिए अगर आप प्रयासरत हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पीडीएफ है ये। उत्तर प्रदेश के किस जिले में भगवान बुद्ध की 51 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की जाएगी, तो वो है आपका कौशाम्बी। यहाँ पर 51 फीट ऊंची प्रतिमा को स्थापित किया जाएगा भगवान बुद्ध की।
इसके बाद मिशन महिला सारथी की बात करें तो किसने, कब और कहां इसका शुभारंभ किया? सो योगी आदित्यनाथ ने किया अयोध्या में 22 अक्टूबर 2023 को। ये तीनों पॉइंट याद रखिएगा, बेहद इंपॉर्टेंट है। मुख्यमंत्री ने 51 साधारण BS6 वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये नंबर याद रखिएगा, 51 है। इसके अलावा इस मिशन को मिशन शक्ति के चौथे चरण के तहत जो है वो शुरू किया गया है। और इस मिशन के तहत उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों में चालक और जो परिचालक होंगी वो महिलाएं होंगी। नेक्स्ट बात करें, किस देश की कंपनियां जिसमें अमेरिका पजोरा और BH एम्ब्रियोस हैं, इन्होंने आनंदा डेयरी के साथ में उत्तर प्रदेश में दूध उत्पादन में वृद्धि के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो आपको ये याद रखना है कि अमेरिका पजोरा और BH एम्ब्रियोस दोनों ही कहाँ की कंपनी है? ब्राजील की। और इन्होंने आनंदा डेयरी के साथ में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया ताकि उत्तर प्रदेश में दूध का जो उत्पादन है उसको बढ़ाया जा सके। नेक्स्ट बात करें, हर बच्चे के लिए हर अधिकार अभियान कब शुरू करा गया? 18 नवंबर 2023 को। उद्देश्य क्या है कि उत्तर प्रदेश में छात्रों के लिए समान अवसर जो है वो सुनिश्चित कराए जा सके। किसके नेतृत्व में किया गया इस अभियान को शुरू? तो पावर एंजल और बाल संसद, इसके नेतृत्व में इस अभियान को शुरू किया गया है। विषय क्या रहा, थीम? तो लैंगिक समानता यानी कि जेंडर इक्वेलिटी और देखभाल और समर्थन, ये इसका विषय रहा। आगे बात करते हैं, उत्तर प्रदेश का पहला सोलर एक्सप्रेसवे ये कौन सा है? आपका बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पूरी संभावना है कि उत्तर प्रदेश PCS में यहां से पूछा जाए आपसे। एक्सप्रेसवे पर स्थापित सोलर प्लांट से ऊर्जा उत्पादन का जो लक्ष्य है वो कितना रखा गया है? 550 मेगावाट। नेक्स्ट बात करें, उत्तर प्रदेश का पहला जिला जिसमें परिषद विद्यालयों में स्मार्ट कक्षाओं का संचालन किया जाएगा तो वो है आपका बरेली। यहाँ पर जो परिषद के विश्वविद्यालय हैं उसमें स्मार्ट कक्षाओं का संचालन किया जाएगा। उत्तर प्रदेश का वह जिला जिसमें नाथ कॉरिडोर इसको विकसित किया जाएगा तो वो भी कौन सा है? बरेली। अब नाथ कॉरिडोर में कौन कौन से मंदिर आएंगे? इसका मतलब यह है कि बरेली में अलग अलग जगह पर ये मंदिर हैं जिनको आपस में कनेक्ट किया जाएगा, एक पूरा कॉरिडोर बनाया जाएगा कि एक जगह से दूसरी जगह इजिली जाया जा सके। सो नाथ कॉरिडोर में अलखनाथ मंदिर है, मणिनाथ है, तपेश्वर नाथ है, गोपेश्वर नाथ है, पशुपति नाथ है, वनखंडी नाथ है। ये मंदिर हैं जिनको आपस में जोड़ा जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, उत्तर प्रदेश के किस जिले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा महान स्वतंत्रता सेनानी राजा राव राम बख्श सिंह इनकी प्रतिमा का अनावरण किया गया? तो वो करा गया उन्नाव में। अगला है आपका 45वां अंतर्राष्ट्रीय कालीन मेला। इसको किसने इसका शुभारंभ किया? योगी आदित्यनाथ ने। आयोजन कहाँ पर किया गया इस मेले का? भदोई में, जिसको कालीन शहर के नाम से भी हम जानते हैं। आयोजन कब से कब तक रहा, या फिर इस मेले की हम बात करें तो कब से कब तक चला? 8 से लेके 11 अक्टूबर 2023 तक। नेक्स्ट बात करते हैं, भारत ड्रोन शक्ति 2023 तो कब और कहां इसको आयोजित किया गया? 25-26 सितंबर 2023 में हिंडन वायुसेना स्टेशन जो कि गाजियाबाद में है वहां पर इसका आयोजन किया गया। आयोजनकर्ता की बात करें तो भारतीय वायुसेना और ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया, इन्होंने संयुक्त रूप से इसको आयोजित किया। और इसी दौरान C-295 MW परिवहन वाहन इसको भी भारतीय वायुसेना में औपचारिक रूप से शामिल किया गया है। इसके बाद नेक्स्ट देखें, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, इसके लिए राष्ट्रीय प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन उत्तर प्रदेश के किस जिले में किया जाएगा? तो वो है आपका गाजियाबाद। उद्घाटनकर्ता कौन रहे आपके? मनसुख मांडविया, इन्होंने इसको उद्घाटित किया है। इसके बाद आगे चलते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं हम। इसमें यहाँ पर हम बात करेंगे, नरेंद्र मोदी ने बनारस में निम्न का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इसमें 16 अटल आवासीय विद्यालय थे, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम जिसकी दर्शक क्षमता कितनी थी? 30,000। और ये देश का पहला ऐसा स्टेडियम होगा जिसके भवन जो है और जो वॉल डिजाइन में भगवान शिव और काशी की नगरी की झलक जो है वो देखने को मिलेगी। इसके बाद आगे देखते हैं, प्रसिद्ध पुष्करालु उत्सव, ये तेलुगु वासियों भाषियों के लिए है। इसका आयोजन उत्तर प्रदेश के किस शहर में किया गया? बनारस में। और इस उत्सव को गंगा पुष्कर के नाम से भी जाना जाता है। और ये जो उत्सव है ये भारत की 12 पवित्र नदियों की पूजा करने के लिए समर्पित है। नेक्स्ट चलते हैं, बात करते हैं वंदन योजना की। अब ये जो वंदन योजना है कौन से वित्तीय वर्ष में इसको स्टार्ट किया गया? 2023-24 के। उद्देश्य क्या रहा? उत्तर प्रदेश में सांस्कृतिक, पौराणिक, धार्मिक एवं ऐतिहासिक महत्व के स्थलों पर
अवस्थापना तथा अन्य सुविधाओं का विकास, मतलब वहां पर जो है इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट किया जा सके, वहां पर जो दूसरी फैसिलिटीज हैं उन दूसरी फैसिलिटीज को अवेल करवाया जा सके। इसके लिए वंदन योजना, इसको शुरू करा गया वित्तीय वर्ष 2023-24 में। इसके बाद आगे देखते हैं, बात करते हैं विजयपुर औरैया फूलपुर पाइपलाइन परियोजना की। इसका लोकार्पण करा नरेंद्र मोदी ने। इस पाइपलाइन की जो टोटल लंबाई है ये 352 किलोमीटर है। नेक्स्ट बात करते हैं, रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन लैब का उद्घाटन किस जिले में किया गया? तो ये है आपका गोरखपुर, यहाँ पर किया गया। और फ्यूचर स्किल प्राइम योजना, इसके अंतर्गत इसका निर्माण किया गया है। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं, क्वांटम समर्थित हरित हाइड्रोजन उत्पादन प्रौद्योगिकी का उद्घाटन जो है वो किस विश्वविद्यालय में किया गया? सो ये है आपका बनारस विश्वविद्यालय। और इस तकनीक का विकास ग्रीन केपलरेट टीम, जो कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की है, वहां उसने किया। इसके बाद उत्तर प्रदेश के किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय आलू अनुसंधान केंद्र, इसकी शाखा खोली जाएगी? तो वो है आपका आगरा। यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय आलू अनुसंधान केंद्र की शाखा को खोला जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, उत्तर प्रदेश के किस शहर में वायुसेना दिवस परेड और वायु प्रदर्शन, इसका आयोजन किया गया 8 अक्टूबर 2023, जो कि आपका कौन सा दिन होता है? वायुसेना दिवस होता है। कहां पर किया गया? प्रयागराज में। नेक्स्ट है आपका नंदनी कृषक समृद्धि योजना। सो नंदनी कृषक समृद्धि योजना की बात करें तो ये आपकी नंद बाबा मिशन, इसके तहत जो है इसको स्टार्ट किया गया। और अगर नंद बाबा मिशन की बात करें तो इस मिशन का उद्देश्य राज्य में मवेशियों की नस्ल में सुधार करना और दूध उत्पादन इसको बढ़ाना। ठीक है, ये दो इसके मेन ऑब्जेक्टिव है नंद बाबा मिशन के। उसी के अंतर्गत नंदिनी कृषक समृद्धि योजना, इसको शुरू करा गया सितंबर 2023 में। योजना का जो पहला चरण है, इसमें सरकार ने 25 दुधारू गायों की 35 इकाइयां स्थापित करने वाले जो लाभार्थी हैं इनको सब्सिडी प्रदान की। मतलब इसमें क्या है कि 35 ऐसी यूनिट्स थी जिसमें लोगों ने मतलब 25 कम से कम गाय थी, दुधारू गाय। उनके जो लाभार्थी हैं उनको सब्सिडी इस योजना के अंतर्गत दी गई। सब्सिडी जो है 3 चरणों में दी जाएगी, गायों की खरीद में, उनके संरक्षण के लिए और उनके रखरखाव के लिए। ये जो योजना है ये प्रदेश के 10 मंडल मुख्यालयों, जिसमें आपका अयोध्या, गोरखपुर, बनारस, प्रयागराज, लखनऊ, कानपुर, झांसी, मेरठ, आगरा और बरेली, इसमें इसको लागू किया जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं आगे, ये है आपका आकांक्षी नगर योजना। इसे जो है किस वित्तीय वर्ष में स्टार्ट किया गया? तो वो है आपका 2023-24। उद्देश्य क्या रहा कि वर्तमान में संचालित सरकारी योजनाओं को नियोजित शहरी विकास हेतु अच्छे ढंग से लागू करते हुए त्वरित प्रगति एवं सतत विकास इसकी प्राप्ति करना। इसके लिए इसको जो है इस योजना को, आकांक्षी नगर योजना को शुरू किया गया। बेसिकली इसमें पूछा जाएगा कि किस वित्तीय वर्ष में इसको प्रारंभ किया गया, तो याद रखिएगा 2023-24। नेक्स्ट बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय मंदिर कन्वेंशन एवं एक्सपो 2023 की। तो इसका आयोजन कहां पर हुआ? बनारस में, 22 से 24 जुलाई 2023 के बीच में। इसके बाद आगे, उत्तर प्रदेश शिक्षक सेवक सेवा चयन बोर्ड है, सेवक चयन आयोग विधेयक 2023। सो इस विधेयक के माध्यम से उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग, इसका गठन जो है वो किया जाएगा। और ये जो आयोग है एक निगमित निकाय होगा। इसका मुख्यालय कहाँ पर होगा? प्रयागराज में। और ये जो आयोग है ये उच्च शिक्षा विभाग, माध्यमिक शिक्षा विभाग, बेसिक शिक्षा विभाग, अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ विभाग आदि के शिक्षकों के चयन का कार्य नियमित, त्वरित, पारदर्शी और समय में करेगा। ये इसका पर्पस है। इसके बाद आगे बात करते हैं यहाँ पर गांडी 5 की। तो ये जो संयुक्त अभ्यास रहा है इसमें एनएसजी यानी कि नेशनल सिक्योरिटी गार्ड और उत्तर प्रदेश की पुलिस ने शिरकत की। उद्देश्य है कि उत्तर प्रदेश में कोई भी आतंकी घटना हो तो उससे कैसे निपटा जाए। आयोजन कहाँ पर किया गया? लखनऊ में। इसके बाद अगला है आपका उत्तर प्रदेश व्यापारी कल्याण दिवस। ये किस दिन मनाया जाता है? तो वो है आपका 29 जून। 29 जून का दिन ये डेडिकेट करा गया है उत्तर प्रदेश व्यापारी कल्याण दिवस के रूप में। नेक्स्ट है आपका देश के पहले वैदिक थीम पार्क, इसका उद्घाटन किसने और कहाँ किया? तो नोएडा में किया, योगी आदित्यनाथ ने। इसके बाद गोपाल दास नीरज स्मृति सम्मान की बात करें तो किस संस्थान के द्वारा इसको प्रदान किया जाता है? तो वो है आपका उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान। किसे प्रदान किया गया? पंकज प्रसून, डॉक्टर प्रमेश कुमार,
इसके अलावा निशा सिंह, नवल कृष्ण कुमार, इसके अलावा आपका कनक वेदमित्र शुक्ला, इन सबको प्रदान किया गया गोपाल दास नीरज स्मृति सम्मान। इसके बाद ओबरा डी तापिये परियोजना की बात करें तो स्थापना में संलग्न कंपनियां कौन कौन सी हैं? एनटीपीसी है और उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड है। इसके बाद पहला यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो जो कि 2023 में आयोजित हुआ, कहां पर? तो ग्रेटर नोएडा में इसको आयोजित किया गया। इसके बाद आगे देखते हैं, बात करते हैं उत्तर प्रदेश जगत गुरु रामभद्राचार्य दिव्यांग राज्य विश्वविद्यालय अध्यादेश 2023। तो इस अध्यादेश का पर्पस क्या था? पर्पस ये था कि जगत गुरु रामभद्राचार्य दिव्यांग राज्य विश्वविद्यालय इसको स्थापित किया जा सके। उत्तर प्रदेश के पहले फार्मा पार्क की स्थापना कहां पर होगी? तो वो होगी आपकी ललितपुर में। इसके बाद आगे देखते हैं कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में हरिहरपुर संगीत विश्वविद्यालय इसका शिलान्यास किया गया? तो ये किया गया आजमगढ़ में। अगर हम बात करें हरिहरपुर के जो घराना है इससे संबद्ध कौन कौन है? तो छन्नू लाल मिश्र हैं, डॉक्टर मनोज कुमार मिश्र हैं और अंबिका मिश्र हैं। नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना की बात करें तो गांव में उचित मूल्य पर दूध बेचने की सुविधा प्रदान करने के लिए इसको स्टार्ट किया गया, नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना को। उद्देश्य उत्तर प्रदेश को दुग्ध विकास और दूध उत्पादन क्षेत्र में अग्रणी राज्य बनाना। इसके बाद उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना की बात करें कि कब, किसने और कहां इसको शुरू किया? सो 2 जून 2023 को इसको स्टार्ट किया गया, इसको लॉन्च किया गया योगी आदित्यनाथ के द्वारा इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान लखनऊ में। और प्रारंभ में ये जो योजना है ये ग्राम सभा में लागू की गई, लेकिन बाद में इसे शहरी क्षेत्रों में भी लागू किया जाएगा। इसके अलावा इस योजना के तहत उत्तर प्रदेश के सभी मूल निवासी जो मौजूदा समय में देश या विदेश में रह रहे हैं और अपने गांव या फिर अपने क्षेत्र का विकास करने में सक्षम है और इच्छुक हैं इस चीज के लिए और सहयोग कर सकते हैं, वो इसमें मतलब इस योजना का लाभ उठाकर इसमें अपना पैसा लगा सकते हैं। 60% पैसा जो इच्छुक व्यक्ति होगा उसको लगाना होगा डेवलपमेंट में और 40% जो है वो राज्य सरकार प्रोवाइड करेगी। तो 60 और 40 का ये रेशो जरूर याद रखिएगा। और जो भी कार्य यहाँ पर संपन्न होगा उसकी जो शिला पट्टिका लगेगी, यानी कि एक पूरा वो लगता है ना, इसके अंदर लिखा होता है कि किसने इस पर काम करवाया क्या कुछ, तो उसमें दानकर्ता जो है अपने पूर्वजों के सम्मान स्वरूप उनका नामकरण इसके अंदर कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार ने दक्षिण कोरिया के किस प्रांत के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए जिससे प्रदेश के युवा वहां पढ़ाई एवं उस देश की उत्तर प्रदेश में स्थापित होने वाली कंपनियों में रोजगार प्राप्त कर सकेंगे। सो ये जो प्रांत है दक्षिण कोरिया का, इसका नाम क्या है? ग्योंगसांगवुक डो। ये प्रांत है कहाँ का? साउथ कोरिया का। जिसकी कंपनियां अगर उत्तर प्रदेश में लगेंगी, स्थापित होंगी, तो उसमें उत्तर प्रदेश के युवा जो है नौकरी पा सकेंगे और इसके अलावा यहाँ पर जाकर पढ़ाई भी कर सकते हैं इस प्रांत में। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं 10 अप्रैल 2023 को 2 दिवसीय राष्ट्रीय जलवायु सम्मेलन 2023 इसका आयोजन कौन से शहर में हुआ? तो वो हुआ लखनऊ में। नेक्स्ट, स्कूल चलो अभियान 2023 कब और किसने इसका शुभारंभ किया? तो 1 अप्रैल 2023 को योगी आदित्यनाथ के द्वारा इसको शुरू किया गया। प्रदेश में स्कूल चलो अभियान का शुभारंभ कब हुआ था प्रीवियसली? तो वो 1 जुलाई 2017 में। अब इसको रीस्टार्ट जब करा गया 2023 में, तब योगी आदित्यनाथ ने किया 1 अप्रैल 2023 को। इसके साथ ही एनसीईआरटी द्वारा विकसित स्कूल रेडीनेस कैलेंडर और शिक्षक मैनुअल इसका विमोचन भी किया गया। पर्पस क्या है कि उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के तहत संचालित कक्षा 1 से लेकर 8 तक के जो विद्यालय हैं, यहाँ पर छात्र छात्राओं के अधिकाधिक नामांकन, यानी कि इन लोगों का मतलब 1 से लेकर 8 तक की जो कक्षाएं हैं उसमें ज्यादा से ज्यादा बच्चे नॉमिनेट कराएं, इसके लिए उन्हें मोटिवेट करना। नेक्स्ट बात करें रेशम कृषि मेला 2023 की कि कब और कहां इसको आयोजित किया गया? तो गोरखपुर में मार्च 2023 में। उद्देश्य क्या है कि गोरखपुर में जो आज की डेट में मात्र 60 टन उत्पादन होता है रेशम का, उसको बढ़ाकर 600 टन करना है। उत्तर प्रदेश में 3 प्रकार के रेशम का उत्पादन होता है। शहतूती रेशम जो कि गोरखपुर में उत्पादित होती है, इरी रेशम जो कि कानपुर में उत्पादित होती है और टसर रेशम जो कि सोनभद्र में उत्पादित होती है। नेक्स्ट बात करें वन वर्ल्ड टीबी समिट 2023 की, तो केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और स्टॉप टीबी पार्टनरशिप इन दोनों ने मिलकर इसको आयोजित करा वन वर्ल्ड टीबी समिट 2023 को। उद्घाटन किसने करा? नरेंद्र मोदी ने। कहां पर करा? बनारस में। और यह जो है विश्व क्षय रोग दिवस पर इसको आयोजित करा गया, जिसका सब्जेक्ट क्या था विश्व क्षय रोग दिवस का? वो था हाँ हम क्षय रोग समाप्त कर सकते हैं। मोदी ने इसी दौरान टीबी मुक्त पंचायत पहल इसका भी शुभारंभ किया है।
नेक्स्ट बात करते हैं खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022, जो कि तीसरा संस्करण रहा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का। इसका आयोजन उत्तर प्रदेश में पहली बार हुआ। 25 मई से 3 जून 2023 के बीच में आयोजन हुआ। 4 ऐसे जिले थे जिसमें आपका लखनऊ था, इसके अलावा बनारस था, और 2 जिलों में आपके कौन कौन से हैं, एक है गोरखपुर, दूसरा है आपका गौतम बुद्ध नगर। सो इन 4 जिलों में इसका आयोजन किया गया उत्तर प्रदेश मतलब जो यूनिवर्सिटी गेम्स थे उसका उत्तर प्रदेश में। इसके बाद एशिया की सबसे बड़ी मल्टी प्रोडक्ट पेंट कंपनी ये किस जिले में स्थापित की जाएगी, तो वो है आपका संडीला, हरदोई वो जिला है जहां पर स्थापित की जाएगी, संडीला में। ठीक है, मतलब संडीला जो है पार्ट है आपका हरदोई का। और ये जो पेंट फैक्ट्री रहेगी किसकी रहेगी, बर्जर पेंट्स की। नेक्स्ट बात करें उत्तर प्रदेश खेल नीति 2023, तो इसके तहत एक राज्य खेल प्राधिकरण इसका गठन किया जाएगा, इसको स्थापित किया जाएगा। ठीक है, राज्य खेल प्राधिकरण का। इसके अलावा खिलाड़ियों को इसमें 3 कैटेगरी में डिवाइड करा गया है, ग्रास रूट के खिलाड़ी, विकासात्मक स्तर के खिलाड़ी और उच्च स्तर के खिलाड़ी। सरकार 10 करोड़ रुपए के प्रारंभिक कोष के साथ में उत्तर प्रदेश खेल विकास कोष बनाएगी। अच्छा, आपको अगर ये पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम से अभी जुड़ जाइए, कल आपको ये पीडीएफ वहां पर अवेलेबल करवा दिया जाएगा। चलो, इस नीति में ई स्पोर्ट्स को भी शामिल किया गया है। सो एक यहाँ पर प्राधिकरण बनेगा जो अभी हमने बात करी, राज्य खेल प्राधिकरण। इसके अलावा उत्तर प्रदेश खेल विकास कोष इसको स्थापित किया जाएगा, जिसमें प्रारंभिक कोष कितना रहा, 10 करोड़ रुपए। और ई स्पोर्ट्स को शामिल किया जाएगा। खिलाड़ियों को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, हर एक पॉइंट याद रखिएगा। इसके बाद कालिंजर महोत्सव 2023 की बात करें कि किसने और कहाँ इसका शुभारंभ किया, तो योगी आदित्यनाथ ने किया। कहाँ पर, बांदा में। और इसे जो है राजकीय महोत्सव के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। राज्य के पहले आदिवासी संग्रहालय इसकी स्थापना कहाँ की गई, तो ये बलरामपुर में। बलरामपुर में एग्जैक्टली कहाँ पर, तो इमलिया कोबर गांव है बलरामपुर का, वहां पर, जो कि थारू आबादी बहुल क्षेत्र है। नेक्स्ट बात करते हैं उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 2023। सो ये जो नीति है ये अधिसूचित होने की तिथि से आगामी 5 वर्ष या फिर जब तक नई पॉलिसी नहीं आती है जो खाद्य प्रसंस्करण से रिलेटेड है, इस उद्योग से रिलेटेड है, तब तक ये नीति यहाँ पर लागू रहने वाली है। उद्देश्य क्या है कि कृषि उपज के प्रसंस्करण यानी कि प्रोसेसिंग की बात कर रहे हैं, उसमें बढ़ोतरी करना और अन्य राज्यों और देश में जो दूसरे देश हैं वहां पर प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों का निर्यात करना, उसको प्रमोट करना है, उसको प्रोत्साहित करना है। इसके लिए उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग प्रसंस्करण नीति जो है इसको लाया गया है 2023 की। इस नीति के तहत खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की स्थापना के संबंध में संयंत्र, मशीनरी और तकनीकी सिविल कार्य पर किए गए व्यय का 35% पूंजीगत अनुदान जो है वो दिया जाएगा। यानी कि 35% सरकार प्रोवाइड करेगी कि अगर कोई भी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री लगाता है तो इस नीति के तहत उसको 35% जो पूंजीगत अनुदान है वो दिया जाएगा, जो कि अधिकतम कितना हो सकता है, 5 करोड़ रुपए। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री कौन रहा है उत्तर प्रदेश का, तो उसमें अब योगी आदित्यनाथ का नाम आता है। सबसे ज्यादा टाइम तक यही यहाँ पर मुख्यमंत्री रहे हैं। सबसे युवा मोटर बाइक रेसर की बात करें तो इसके रूप में किसको सम्मानित किया गया, तो वो है आपके श्रेयस हरीश। नेक्स्ट बात करें कलाश्रोव AK-203 असॉल्ट राइफल, इसका उत्पादन प्रदेश में कहां पर किया जाएगा, तो कोरबा आयुध फैक्ट्री जो कि अमेठी की है, यहां पर इसका प्रोडक्शन होगा AK-203 का। भारत और रूस संयुक्त उपक्रम के तहत इंडो रशियन राइफल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी द्वारा इसका उत्पादन किया जा रहा है। अमेठी के मुंशीगंज में असॉल्ट राइफल की यूनिट का शिलान्यास नरेंद्र मोदी ने कब किया था, 3 मार्च 2019 में। नेक्स्ट बात करते हैं गणतंत्र दिवस 2023, इसमें उत्तर प्रदेश की झांकी के बारे में। तो उत्तर प्रदेश की जो अयोध्या दीपोत्सव विषय पर आधारित झांकी थी, इसको यहाँ पर तीसरा स्थान मिला था। वहीं 2022 की बात करें तब गणतंत्र दिवस परेड पर उत्तर प्रदेश में जो एक जिला एक उत्पाद है और जो काशी विश्वनाथ धाम है, ठीक है, उस पर पूरा मतलब उस सब्जेक्ट पर आधारित जो झांकी थी उसको पहला स्थान मिला था, जबकि अब की बार जो है दीपोत्सव जो रहा अयोध्या का उसमें तीसरा स्थान पाया है। इसके बाद पद्म पुरस्कार 2023 की बात करें तो इसमें पद्म विभूषण से सम्मानित करा गया मुलायम सिंह यादव को मरणोपरांत। इसके अलावा पद्मश्री की बात करें तो राधा चरण गुप्ता जो है साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में, दिलशाद हुसैन कला के क्षेत्र में, अरविंद कुमार विज्ञान एवं इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, इसके अलावा
उमाशंकर पांडे सामाजिक कार्य के क्षेत्र में, मनोरंजन साहू चिकित्सा क्षेत्र में, ऋत्विक सान्याल कला के क्षेत्र में, विश्वनाथ प्रसाद तिवारी साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में। नेक्स्ट उत्तर प्रदेश मिलेट्स पुनरुद्धार कार्यक्रम। अच्छा, मिलेट्स के अंदर क्या क्या आता है? वो आता है आपका ज्वार, बाजरा, रागी, इस तरीके के जो सीरियल्स हैं वो किस में आते हैं? आपके मिलेट्स में। ये जो योजना है इसे वर्ष 2023 यानी कि 1 जनवरी 2023 से वर्ष 2027 तक संचालित किया जाना प्रस्तावित है। इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु 5 वर्षों की अवधि में अनुमानित आकलित व्यय लगभग 186 करोड़ रुपए रहेगा। मतलब ये अनुमान है कि उत्तर प्रदेश मिलेट्स पुनरुद्धार कार्यक्रम में कितना पैसा जो है वो खर्च होने की संभावना है, तो वो तकरीबन 186 करोड़ है, जो कि अगले 5 सालों में खर्च होगा। ये जो कार्यक्रम है ये प्रदेश के सभी 75 जिलों में क्रियान्वित किया जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं लक्ष्मण पुरस्कार, रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार 2020-21 और 2021-22 की। सो इसका जो वितरण हुआ वो कब हुआ? 24 जनवरी, जो कि आपका उत्तर प्रदेश दिवस होता है 2023 में, इसको उत्तर प्रदेश दिवस पर जो है वितरित किया गया। योगी आदित्यनाथ और जो आनंदीबेन पटेल हैं राज्यपाल, इनके द्वारा पुरस्कार वितरण किया गया। टोटल 12 खिलाड़ी हैं जिनको सम्मानित किया गया। अब सबसे पहले इसमें रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार 2020-21 की बात करें तो नेहा कश्यप वुशु की खिलाड़ी हैं और ज्योति शुक्ला हैंडबॉल की। इनको 2020-21 के सम्मान से रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार से सम्मानित किया गया। लक्ष्मण पुरस्कार 2020-21, इसमें राहुल सिंह हॉकी के खिलाड़ी हैं, मोहित यादव कुश्ती के और जनार्दन सिंह यादव ये भी कुश्ती के खिलाड़ी हैं जिनको सम्मानित करा गया। 2020-21 की बात हो गई। वहीं 2021-22 में रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार से सम्मानित करा गया तरुणा शर्मा को, जो कि जूडो की खिलाड़ी हैं, और मनीषा भाटी को, जो कि वुशु की खिलाड़ी हैं। इसके अलावा लक्ष्मण पुरस्कार 2021-22 की बात करें तो मोहम्मद आरिफ, जो कि हॉकी के खिलाड़ी हैं। इसके अलावा राधेश्याम सिंह एथलेटिक्स में। इसके अलावा सुहास एल वाई बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं जो, और दिव्यांगजन कैटेगरी में इनको सम्मानित करा गया। दीपेंद्र सिंह की बात करें निशानाबाजी, इसमें ये भी दिव्यांगजन कैटेगरी के ही हैं, इनको लक्ष्मण पुरस्कार 2021-22 से सम्मानित किया गया। और विवेक चिकारा जो कि पैरा तीरंदाजी में, इनको इस सम्मान से पुरस्कार मतलब इस पुरस्कार से पुरस्कृत करा गया। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं छठा उत्तर प्रदेश दिवस समारोह। उत्तर प्रदेश दिवस कब आयोजित कराया जाता है आप सबको पता है, 24 जनवरी को। विषय क्या रहा? निवेश और रोजगार। पहली बार कब इसको मनाया गया था? 2018 में। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं एक जिला एक खेल। अब एक जिला एक खेल ये दिसंबर 2022 में उत्तर प्रदेश में खेलों को बढ़ावा देने के लिए एक जिला एक खेल योजना को शुरू किया गया। कब किया गया? दिसंबर 2022 में। अब इस योजना में शामिल करने हेतु 10 जिलों में जो खेल हैं इनका बदलाव किया गया। अब यहाँ पर जिला और इधर परिवर्तित खेल की बात करें, मथुरा में जूडो के स्थान पर कुश्ती आ गई। वहीं बलिया, अंबेडकर नगर, कानपुर देहात और फतेहपुर, यहाँ पर बैडमिंटन की जगह एथलेटिक्स आ गया। ये जितना चेंज है आप याद रखिएगा। श्रावस्ती की बात करें, बैडमिंटन के स्थान पर कबड्डी आ गई। वहीं झांसी, गोंडा और लखीमपुर की बात करें, बैडमिंटन के स्थान पर हॉकी जो है वो अब खेल बन गया है इन जिलों का। बहराइच की बात करें, बैडमिंटन की जगह फुटबॉल हो गई है। अब यहाँ पर ये जो आप लिस्ट देख रहे हो इसमें खेलों से संबंधित जिलों की बात करेंगे। इधर आपका खेल दे रखे हैं, इधर जिला। जब हम कुश्ती की बात कर रहे हैं तो बनारस, गोरखपुर, चंदौली, बागपत, आजमगढ़, देवरिया और महाराजगंज, यहाँ का जो खेल है वो क्या है? कुश्ती, इस योजना के अंतर्गत। एथलेटिक्स की बात करें, मैनपुरी, फिरोजाबाद, जौनपुर, भदोई, संभल, सीतापुर, कासगंज, उन्नाव, अयोध्या, कौशाम्बी, एटा, अमेठी, रामपुर, सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर, चित्रकूट, बस्ती, हमीरपुर, हापुड़, मेरठ, गाजीपुर, शामली, बलिया और मुजफ्फरनगर, इन सारे जिलों का खेल क्या है? एथलेटिक्स। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हॉकी की। तो हॉकी जो है आपका प्रतापगढ़, मऊ, बरेली, लखनऊ, रायबरेली, हरदोई, फरुखाबाद, मुरादाबाद, बलरामपुर, इटावा और गाजियाबाद का खेल बना है। टेबल टेनिस की बात करें, आगरा और कानपुर का। बैडमिंटन की बात करें, अलीगढ़ और गौतम बुद्ध नगर। वहीं वेट लिफ्टिंग की बात करें तो वेट लिफ्टिंग मिर्जापुर और बिजनौर का खेल है। हॉकी बॉक्सिंग की बात करें तो बुलंदशहर और कुशीनगर। तीरंदाजी की बात करें, सोनभद्र, ललितपुर। फुटबॉल की बात करें, हाथरस। तैराकी की बात करें, पीलीभीत। शूटिंग की बात करें, बांदा। वहीं कबड्डी की बात करें, कन्नौज। और लॉन टेनिस की बात करें तो प्रयागराज। ये अलग अलग डिस्ट्रिक्ट हैं जिनका पर्टिकुलर जो खेल है इस योजना के अंतर्गत वो आपको यहाँ पर दिया गया था। इसके बाद आगे बात करते हैं
डिजिटल इंडिया अवार्ड्स 2022 प्लेटिनम कैटेगरी में। सो योगी आदित्यनाथ को ये दिया गया डॉक्टर रोशन जेकब के द्वारा। और ये आपका डिजिटल इंडिया अवार्ड्स के तहत प्रदेश का जो माइन मित्र पोर्टल है इसको प्लेटिनम अवार्ड सौंपा गया। ठीक है, मतलब किसको सौंपा गया ये? योगी आदित्यनाथ को। किस लिए? क्योंकि प्रदेश में जो माइन मित्र पोर्टल है ये बड़ा अच्छा काम कर रहा है, इसके लिए इस माइन मित्र पोर्टल को सम्मानित करा गया इस अवार्ड से। ठीक है, सो माइन मित्र पोर्टल को डिजिटल इनिशिएटिव्स फॉर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इसके अंतर्गत प्लेटिनम अवार्ड प्राप्त हुआ है। इसके बाद आखिरी ये जो आर्टिकल था जो कि आपका आरोहिणी पहल प्रशिक्षण कार्यक्रम से संबंधित था, उसको देख लेते हैं। ये जो प्रशिक्षण कार्यक्रम है आरोहिणी, ये सभी 746 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में लड़कियों की सुरक्षा के लिए शुरू किया गया है और इसे 3 चरणों में लागू किया जाएगा। पहले चरण में जो शिक्षक हैं उनको प्रशिक्षण दिया जाएगा, दूसरे में जो प्रशिक्षित शिक्षक हैं वो छात्राओं को शिक्षित करेंगे और तीसरे चरण में सामुदायिक स्तर पर अभियान संचालित किया जाएगा। सो दोस्तों, ये पूरा एक साल का 1 ईयर का करंट अफेयर्स था जो आपने यहाँ पर देखा। जो घटना चक्र की जो आंख वाली किताब है उसका ये पूरा समराइज्ड वर्जन है। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ जाइएगा, कल आपको टेलीग्राम चैनल पर पीडीएफ अवेलेबल करवा दिया जाएगा। इसके साथ ही अगर आपने अभी तक चैनल को देखना स्टार्ट नहीं किया था तो मेरा आपको सजेशन है कि यहाँ पर आने वाले हर एक वीडियो को जरूर देखिए। अगर उत्तर प्रदेश पीसीएस को आप बहुत अच्छे से करना चाहते हैं क्वालिफाई इस बार, तो जरूर हर एक वीडियो को देखिए, बहुत बेनिफिशियल रहेगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।